हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैटर्न रिकॉग्निशन के सेकंड चैप्टर के बारे में। राइट, तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर है, यानी कि इसके अंदर से आपको जो सम है, प्रॉब्लम्स है, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए, और आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद ही इस चैप्टर को समझ जाओगे। और मेरे ख्याल से फिर आपको इस चैप्टर को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार जो फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये चैप्टर काफी इजी है, आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को देखो, काफी मजा आने वाला है। राइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई ऑल्सो वॉन्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े कि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेके आ सकूं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड चैप्टर। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि explain matrix multiplication, diagonal matrix, transpose matrix, symmetric matrix, determinant of matrix एंड इनवर्स मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ये मेरे ख्याल से आपने कहीं पे तो पढ़ी है। राइट, जब आप 11-12 साइंस में थे तब आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। जो डे टू डे के स्टूडेंट्स होंगे उनको इसके बारे में मेरे ख्याल से शायद नहीं पता होगा, या फिर उनको भी शायद ये सारी चीज़ें पढ़ने को आती हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये सब कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, डे टू डे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो। राइट, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो है उन्होंने तो इस चीज़ को जब वो 11-12 साइंस में थे तो जरूर से पढ़ा होगा। तो बस वही सिंपल सी बातें करनी है यहाँ पे। राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैथ्स काफ़ी पसंद है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता ही होगा और उसको पता भी होगा कि ये कैसे होता है। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या है, you multiply two matrices by taking the dot product of rows from the first matrix with columns of the second matrix। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन को अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या करना है, आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रोज फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स। यानी कि आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी जो रोज होती है, एक सेकेंड, आपकी ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी जो रो है वो, और आपकी ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी कॉलम, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। और उसी तरीके से ये जो आपकी सेकंड रो है उसका और ये आपकी सेकंड कॉलम का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ए है और ये बी है। राइट, सो ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 और बी है 5 6 7 8। इनका हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करूंगा, ये 1 हो गया मेरा, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ये यहां पे हमने लिखा है, देखो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। उसी तरीके से यहां पे क्या होगा, फिर नेक्स्ट आपका एलिमेंट बनेगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, फिर वैसे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। ठीक है, फिर यहाँ पे बना 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, यानी कि 3 इंटू ये वाला 6 प्लस 4 इंटू 8। इस तरीके से आप जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। काफी इजी है, आपको पता ही है कैसे होता है। राइट, उसके बाद बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अ मैट्रिक्स वेयर ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स के जिसके सिर्फ डायगोनल के मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है। उसके अलावा के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी कि ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, जहां पे ये जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स है ये सारे के सारे नॉन जीरो होंगे और उसके अलावा के जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी जीरो होंगे। राइट, नेक्स्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स वेयर द रोज एंड कॉलम्स आर स्वैप्ड, यानी कि जिसके रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है विच इज ए, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज जब मैं फाइंड करता हूं तो यहाँ पे इसकी जो रो है विच इज 1 2, ये यहाँ इसकी कॉलम बन जाएगी, ये देखो 1 2, ठीक है। और वैसे यहाँ पे देखो ये 3 4 जो था यहाँ पे रो, वो यहाँ पे इसकी सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 4। इस तरीके से जब आप मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को स्वैप कर दो, ये देखो ये जो रो थी वो कॉलम बन गई यहाँ पे और ये वाली रो भी कॉलम बन गई, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स हमारी बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है, तो अ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो सिमिलर हो टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, अब यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो रो थी मेरी पहली 1 2 3,
ये रो मेरी कॉलम बन जाएगी। तो अब मैं 1 2 3 की कॉलम बनाता हूँ, तो ये देखो ये कॉलम बनी, तो ये कॉलम भी यहाँ पे क्या बन रही है, 1 2 3 ही बन रही है, 1 2 3। वैसे यहाँ पे मेरी दूसरी रो है 2 4 5, उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वही 2 4 5 बन रही है, कॉलम भी यहाँ पे देखो बन रही है ना 2 4 5। और सिमिलरली जब मैं 3 5 6 ये जो रो है उसको भी कॉलम में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे भी वो 3 5 6 ही बन के निकलती है। यानी कि मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो वो भी उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, यानी कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज वाला सिनेरियो जब बनता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है, एक सिंगल नंबर होता है आपका, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मैट्रिक्स सच एज वेदर इट हैज एन इनवर्स और नॉट। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ये देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको ये पहले बताता हूं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 वाली, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इनका प्रोडक्ट करो, यानी कि 1 इंटू 4, ठीक है, फिर माइनस करके ये बाकी के जो दो एलिमेंट्स है डायगोनल के उनका प्रोडक्ट करो, यानी कि 2 इंटू 3। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, -2। ये -2 मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एक चीज लिखिए कि इट इज यूजफुल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिक्स सच एज वेदर इट हैज एन इनवर्स और नॉट, कि भी आपकी मैट्रिक्स का कोई इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो ये कैसे पता चलता है, तो हमें पता है कि जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है मैट्रिक्स को बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे और अगर मान लो वो वैल्यू 0 है तो फिर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी नो कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है, यहां पर तो -2 आया है, लेकिन अगर वो 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर आपकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी आपकी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। अगर वो 0 आता है तो आपकी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। इस केस में हमें -2 मिल रहा है डिटर्मिनेंट, यानी कि यहां पे आपका जो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इसका इनवर्स पॉसिबल है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। आगे है इनवर्स मैट्रिक्स। तो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज अनदर मैट्रिक्स A इनवर्स सच दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझो अच्छे से कि कोई भी मैट्रिक्स हो A, उसका जब आप इनवर्स फाइंड करते हो तो वो होती है एक दूसरी मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे A इनवर्स सच दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तो पता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 5 7 है उसकी जगह वहां पे क्या होगा 1 1 1, और उसके अलावा के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये यही कहना चाहता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करते हैं, जैसे हम कहेंगे A इनवर्स, और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सही इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी चीज है 1 है, जैसे 2 है 2, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 इंटू 1/2 जब मैं करता हूं तो आंसर मुझे 1 मिलता है। तो यहां पे सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि A का इनवर्स होगा A इनवर्स, जब उन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए कि 1 मिलना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक 2/2 की मैट्रिक्स है, ये एग्जाम्पल आपको देना है जहां पे आपके पास ऐसे आप वैल्यूज ले लो 1 2 3 4। अब इसका आप जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आएगी -2, बिकॉज यहाँ पे सेम मैट्रिक्स ले रखी है। देखो ये भी 1 2 3 4 थी, ये भी 1 2 3 है, तो ये यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -2, यानी कि इनवर्स तो पॉसिबल है। फिर क्या करना है, तो फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स हमें क्या करना होता है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ये वाले 1 और 4 ये स्वैप हो जाएंगे। इसलिए देखो ये 1 और 4 हो गए, 4 और 1 यहाँ पे, और ये जो दोनों है इनका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 2 और 3 है तो यहाँ पे -2 और -3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे -2 होता A के अंदर तो यहाँ पे वो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों की साइन चेंज होंगे, इस वाले जो है यानी कि इसका -2 और -3 हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे, यानी कि 1 और 4 स्वैप हो जाएंगे, इसलिए बन जाएगा 4 और 1। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करना है किससे, इस डिटर्मिनेंट से, यानी कि -2 से। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय -2 यानी कि -2 आ जाएगा, फिर -2 डिवाइड बाय -2 यानी कि 1 हो जाएगा, फिर -3 डिवाइड बाय -2 यानी कि 1.5 हो जाएगा, फिर 1 डिवाइड बाय -2 यानी कि -0.5। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपको मिल गया आपका A इनवर्स।
अब आप इस ए इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे जब इस ए के साथ, यानी कि 1 2 3 4 इंटू -2 1 1.5 -0.5 फाइंड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, राइट। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फीचर वेक्टर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब ये फीचर वेक्टर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, राइट। सो अ फीचर वेक्टर इज अ लिस्ट और एरे ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। देखो तोड़ो, थियरी को तोड़ो तभी आप समझ पाओगे। हर एक चीज को जब आप तोड़ते हो ना तो उसको समझना बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे पहला चीज है हमारे पास, पहला कीवर्ड हमारे पास आया कि अ फीचर वेक्टर इज अ लिस्ट और एरे ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कि इसके अंदर क्या आती है भाई, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एरे है। एरे तो पता है आपको, लिस्ट है। दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये हमें क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स अस द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कोई मैं फ्रूट कंसिडर कर लूं, जैसे एप्पल को कंसिडर कर दूं, तो एप्पल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका कलर, उसका वेट, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। तो यहां पे मैं उसके कलर के और वेट को अगर मैं एक वेक्टर के फॉर्म में दिखा दूं, एक एरे के फॉर्म में दिखा दूं, तो वो क्या किया मैंने यहाँ पे, फीचर वेक्टर को क्रिएट किया। तो फीचर वेक्टर क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है या तो फिर एरे है न्यूमेरिकल वैल्यूज का, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड डेटा एनालिसिस। इन सभी फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है। ईच वैल्यू इन द वेक्टर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक फीचर। यानी कि हमारा जो वेक्टर बनता है उसकी जो हर एक वैल्यू है वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर के साथ लेना देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंड कलेक्टिवली द वेक्टर प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लाइन आपको लिखनी है। ये जो आपका वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, टूंकू, बराबर, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो आपको एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देता है उस ऑब्जेक्ट का, ताकि एक शॉर्ट यानी कि एकदम संक्षिप्त में, समरी में आप उस ऑब्जेक्ट के फीचर्स को जान सको। तो इस काम के लिए हम फीचर वेक्टर को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल है हमारा आइडेंटिफाइंग अ फ्रूट, ठीक है। तो सपोज वी वांट टू क्लासिफाई फ्रूट्स एज एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ठीक है। यानी कि हमें अलग अलग फ्रूट्स को क्लासिफाई करना है कि भाई ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ऐसे बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर्स। और उसके लिए हमें कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक है उसका कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फीचर वेक्टर में हमेशा क्या होती है, देखो कीवर्ड पकड़ो, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कलर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, तो हमें उसको करना पड़ेगा, कलर को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेड एज न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, तो रेड को हम मान लेते हैं चलो 1, येलो को मान लेते हैं हम 2, ऑरेंज को मान लेते हैं हम 3। वैसे वेट तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि ग्राम्स में हमने ले लिया, चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई हमारे पास। डायमीटर हमारा होगा सेंटीमीटर में, वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वहां पे भी हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पैरामीटर्स है, वी हैव 3 पैरामीटर्स, वी हैव 3 फीचर्स। अब इससे बनेगा मेरा फीचर वेक्टर, जो कि क्या करेगा, जो कि डिफाइन करेगा मेरे ऑब्जेक्ट को। कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा, अभी दिखाता हूं। यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एप्पल को। सो फॉर एन एप्पल विच इज अवर ऑब्जेक्ट, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए मान लेते हैं उसका कलर क्या है, 1 है, यानी कि रेड, ठीक है। वेट उसका है 150 ग्राम्स और डायमीटर उसका है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको मैं फीचर वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस एप्पल को, बहुत सिंपल है। x इज इक्वल टू 1 157 ऐसे आप लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू एरे के फॉर्मेट में 1 150 और 7। तो यहां से होगा क्या, 1 से मुझे पता चलेगा कि इसका कलर रेड है, 150 से पता चलेगा कि इसका वेट 150 ग्राम है, और 7 से पता चलेगा कि इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। मुझे हर बार ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा तो मेरा मॉडल समझ जाएगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट एन एप्पल हेयर, राइट, बिकॉज यहाँ पे उसके फीचर्स है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये इस तरीके से आप फीचर वेक्टर का यूज करते हैं फॉर द कॉम्पैक्ट, यानी कि संक्षिप्त में તમે એનું रिप्रेजेंटेशन કરી શકો છો वाला विद्यार्थी मित्रों। પછી सॉरी, बाद में सेकंड एग्जांपल है हमारा इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करना हो तो उसके लिए कुछ फीचर्स होंगे उसके। एक तो है उसके पिक्सल की इंटेंसिटीज, यानी कि ये क्या है कि भाई उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसके कलर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। फिर उसकी एजेस, यानी कि जो उसकी एजेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जो इमेज के अंदर हमारे जो एजेस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की वो। फिर शेप के डिस्क्रिप्टर्स, यानी कि नंबर्स समराइजिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। ऐसे कुछ नंबर जो समराइज करते हैं कि वो कौन सी शेप है। स्क्वायर के लिए नंबर अलग होते हैं, ट्राइंगल के लिए नंबर अलग होते हैं, सर्कल के लिए नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो समराइज करते हैं शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। तो ये सारे जो फीचर्स है, पिक्सल इंटेंसिटीज हो गई, एज हो गई, ऑब्जेक्ट शेप के डिस्क्रिप्टर्स हो गए, इन सब का यूज करके आप इस तरीके से फीचर वेक्टर बना सकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव एन इमेज,
अगर हमारे पास इमेज होती है जिसको हम ग्रे स्केल में दिखाना चाहते हैं और 3x3 पिक्सल्स, तो यहाँ पे टोटल 9 वैल्यूज हो जाएगी बिकॉज 3x3 पिक्सल्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फीचर वेक्टर बना सकते हैं। ये चीज जो है मशीन लर्निंग में काफी यूज की जाती है। क्यों? बिकॉज मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो वहां पे हम फीचर वेक्टर्स का यूज करते हैं इनपुट के तौर पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हर एक ऑब्जेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फीचर वेक्टर से। जो वेक्टर्स होते हैं वो जो मॉडल होंगे हमारे, वो यूज करेंगे इन वेक्टर्स को टू लर्न पैटर्न्स और मेक प्रेडिक्शंस, यानी कि उनके ट्रेनिंग के लिए आप इन फीचर वेक्टर्स को फीड करेंगे अपने मॉडल्स को, और वो चीज उनके लिए इंटरप्रेट करनी ईजी होती है। ठीक है, देखिए तो कंक्लूजन है कि फीचर वेक्टर सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि इनका मेन काम ही यही है। अगर एडवांटेज की बात की जाए कि फीचर वेक्टर का एडवांटेज बताओ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको समराइज कर देते हैं रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, नंबरों के फॉर्म में। इससे क्या हो जाता है कि क्लासिफिकेशन जैसे जो टास्क है, क्लस्टरिंग जैसे जो टास्क है, रिग्रेशन जैसे जो टास्क है, जिनके बारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टास्क परफॉर्म करने ईजी हो जाते हैं, राइट। चलिए, आशा रखता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 to 5 - 1। तो ये न्यूमेरिकल आपको 7 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, अपनी एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अच्छे से समझना। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, राइट, तो उसको पहले देख लेते हैं। चलिए 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 चलिए, ये वाला नहीं, इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है। यस, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होते क्या है, उसके बाद हम वो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या देखते हैं, चलिए। सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। कीवर्ड पकड़ा पहला, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा दैट आर रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ये स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ रिलेटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो आप किसका किसके लिए आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो। So they describe special properties of matrices and are widely used in various fields। तो ये जो है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, दे आर यूज टू डिस्क्राइब द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे इसके थ्रू डिफाइन करते हैं, और ये फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और मशीन लर्निंग में इसका बहुत यूज किया जाता है, राइट। अब इनकी डेफिनेशन देखो, आइगन वैल्यू क्या है। आइगन वैल्यू एक वैल्यू है, कैसी वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू, यानी कि एक नंबर है सिंपल सा, विच इज एसोसिएटेड विथ अ मैट्रिक्स, और ये हर एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, सच दैट देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन जीरो वेक्टर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। और यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर भी होना चाहिए, सच दैट ए जो कि आपकी मैट्रिक्स है इनटू वी बार, यानी कि आपका वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू वी बार, यानी कि वी बार से आपको दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन करना है। ए आपके मैट्रिक्स और लैम्बडा आपका क्या है, आइगन वैल्यू, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स, lambda is the eigenvalue and v is the eigenvector। definition देखो, it is a scalar value which is associated with the matrix such that there exists a non-zero vector, यानी कि ये आपका non-zero vector भी यहाँ पे exist करेगा which is v bar, जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये वाला आपको इक्वेशन लिखना ही लिखना है एग्जाम में, जब भी आपको आइगन वैल्यू की डेफिनेशन आप लिखो तब। नेक्स्ट है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या है, तो ये हमेशा एक नॉन जीरो वेक्टर होता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दैट ओनली गेट्स स्केल्ड, यानी कि ये स्केलर कब बनता है, जब ये किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। डेफिनेटली जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जो स्केलर वैल्यू जो होगी यहाँ पे आपको मिलेगी, जब आप इस नॉन जीरो वेक्टर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब ये स्केल होगा, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस आइगन वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन द मैट्रिक्स एक्ट्स ऑन इट, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, राइट। तो ये हमें समझनी थी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन। एक दो बार आप इस डेफिनेशन को देखोगे आपको याद रह जाएगी, राइट। लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम जो है वो पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। सो आइगन वैल्यू इज अ स्केलर वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, एंड आइगन वेक्टर क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है जो स्केल होता है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स। और जो डायरेक्शन है आइगन वेक्टर की वो चेंज नहीं होती है जब मैट्रिक्स उसके ऊपर काम करती है तब, राइट। यानी कि मैट्रिक्स जब उसके ऊपर एक्ट करती है तो डायरेक्शन उसकी सिमिलर रहती है, जिस डायरेक्शन में वो होता है वो वैसे ही रहता है, राइट। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, चलिए 2 5 4 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। बड़ा मजा आएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स के लिए इसकी क्या, आइगन वैल्यूज। लेट्स फाइंड द आइगन वैल्यूज। सो टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी हैव टू सॉल्व वन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन का यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स हमें दी गई है वो व्हिच इज 2 5 4 7 वो लेनी है। उसमें से हमें माइनस करना है लैम्बडा आई। लैम्बडा हमारा क्या है भाई,
आइगन वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, राइट। और आई हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है पूरे का। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वी हैव अ मैट्रिक्स विच इज 2 5 4 7, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 2 5 4 7। फिर लेमड़ा हमें नहीं पता इसलिए हम लेमड़ा को एज इट इज रखेंगे। हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0 0 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि भाई लेमड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा लेमड़ा लेमड़ा, और फिर उसको मैं माइनस करना है इस 2 5 4 7 वाले मैट्रिक्स से, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 2 माइनस लेमड़ा 5, यहाँ पे तो 0 ही होगा क्योंकि लेमड़ा इंटू 0 0 होता है, इसलिए 5 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे देखो 4, फिर यहाँ पे माइनस लेमड़ा इंटू 0 यानी कि 0 है, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस लेमड़ा इंटू 1 यानी कि लेमड़ा, तो 7 माइनस लेमड़ा। तो ये यहाँ पे हमें ये मिल गया ए माइनस लेमड़ा आई। अब इसका हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करेंगे आप इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 2 माइनस लेमड़ा इंटू 7 माइनस लेमड़ा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 5 इंटू 4, यानी कि इन दोनों को आप ऐसे लिख देंगे। फिर इन दोनों को आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 इंटू 2 14, ठीक है, माइनस 2 लेमड़ा माइनस 7 लेमड़ा माइनस माइनस प्लस लेमड़ा स्क्वायर, यानी कि इस तरीके आपके पास इक्वेशन बनेगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आता है लेमड़ा स्क्वायर माइनस 9 लेमड़ा माइनस 6। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लेमड़ा की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इसको वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे, तो फैक्टराइजेशन की मेथड आती है। यहाँ पे सीधे फैक्टर नहीं पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस ओ माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, जहां पे डी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, माइनस बी, यहाँ पे बी क्या है हमारा माइनस 9, बी यानी कि ये माइनस 9, ठीक है, ये हमारा माइनस 9। ए हमारा क्या हो जाएगा, ये लेमड़ा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो जो इस केस में क्या है 1 है, और हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा माइनस 6, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लेमड़ा विच इज माइनस 9, सी क्या है विच इज योर कांस्टेंट विच इज माइनस 6, और यहाँ पे लेमड़ा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे ए। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या, माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि माइनस, और बी की वैल्यू कितनी थी माइनस 9, तो हमने पुट कर दिया माइनस 9 प्लस और माइनस अंडर रूट डी। अब डी को फाइंड करने के लिए भी उसको जब एक्सपांड करते हैं तो क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर क्या होगा माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी कि ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 रख देंगे, सी क्या है माइनस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 रख देंगे, डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू ए कितना था 1 था, लेमड़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आएगा 9 प्लस और माइनस अंडर रूट 105 बाय 2। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है इसलिए हमें दो हिस्से बन जाएंगे, एक बन जाएगा 9 प्लस अंडर रूट 105 बाय 2, एक बनेगा 9 माइनस अंडर रूट 105 बाय 2, राइट। तो ये हमारी दो होगी क्या, आइगन वैल्यूज, ये हमारे पास आगे दोनों आइगन वैल्यूज। चलिए क्लियर। अब यहां से हमें फाइंड करना है आइगन वेक्टर को। अब आइगन वेक्टर जो है मैं इन दोनों वैल्यूज पे आपको नहीं समझाऊंगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए यहां पे वो मैंने स्टेप मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें क्या कैसे फाइंड करना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ए माइनस लेमड़ा आई इंटू वी बार इज इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या करना है, वी बार की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। हमने वहां पे क्या किया था, हमने यहाँ पे आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ए माइनस लेमड़ा आई का। अब हमें जब आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, ए माइनस लेमड़ा आई के साथ मल्टीप्लाई करना है हमारा वेक्टर, और इज इक्वल टू 0 करके हमें फिर वेक्टर को सॉल्व करना है, यानी कि वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। बिकॉज हमें अब लेमड़ा की वैल्यू तो पता चल गई है, यानी कि हम लेमड़ा की वैल्यू इसमें डालेंगे इक्वेशन में, और उसके लिए जो वी बार की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना, राइट। नहीं ऐसा नहीं करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको उस एग्जाम्पल के लिए ये वाली प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। हम समझेंगे पूरा, ठीक है। जब तक क्या बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ तोड़ देते हैं ना इस इक्वेशन को। चलिए आइगन वैल्यूज तो हमें पता चली कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, उस एग्जांपल के लिए यहाँ पे उन्होंने सिमिलर प्रोसेस से आइगन वैल्यूज को फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोसेस है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0 में लेना है, उसमें सारे वैल्यूज को पुट किया, उससे हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये वाला इक्वेशन इस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ, और यहाँ पे 3 और -4 ये दो वैल्यूज हमें मिली, ठीक है। तो ये वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन करनी ईजी है, तो फटाफट से मैं इनके लिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जब आपको आइगन वेक्टर भी फाइंड करने को बोलेगा ना, तो वो उतने हार्ड
आइगन वैल्यूज नहीं आती होगी। अगर अकेली आइगन वैल्यूज फाइंड करने को कहेगा, फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स में पूछ लिया कि इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करो, तब जाके कॉम्प्लेक्स रूट बन सकता है। लेकिन अगर आइगन वेक्टर को भी फाइंड करने के लिए वो बोलेंगे तो उस केस में आपके ऐसे ही आंसर आते होंगे 3 -4 2 3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या है 3 और -4, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स को। आइगन वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन यूज करना है ये वाला a माइनस लेमड़ा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, जहां पे v हमारा क्या है आइगन वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो यहाँ पे आइगन वैल्यूज है, यानी कि हमें हर एक वैल्यू के लिए हमारा आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 3, हम पहले 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए सब्सटीट्यूट करेंगे लेमड़ा 1 इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को a माइनस लेमड़ा आई के अंदर, यानी कि a माइनस 3i हो जाएगा, यानी कि फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा -1 2 5 -4, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब आपको क्या करना है, देखो v तो क्या है हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर तो कोई स्केलर वैल्यू है नहीं, इसलिए हमें इसके डायमेंशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं x और y, ठीक है, x और y, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमने लिया क्या x और y, तो आपको भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर क्या करना है, देखो ये हमारा a माइनस लेमड़ा आई यानी कि a माइनस 3i जो हमने फाइंड किया था वो आंसर ये रहा। इस वाले आंसर को उठाओ, यहाँ पे हमने रखा, उसको हमने क्या करना था, देखो मल्टीप्लाई करना था v के साथ। तो हमारा v क्या है xy, तो उसको हमने क्या किया xy के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने 2/1 वाली हमारी मैट्रिक्स ले ली। अब इसका करना है हमें क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यानी कि -x प्लस यहाँ पे 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा y के साथ, यानी कि 2y इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें आंसर मिलेगा किसका, x का, इससे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो ये एक इक्वेशन बन गया -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यानी कि 5x, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, यानी कि -4y। तो यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 5x - 4y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे देखो x -x प्लस 2y, x इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं जो है x की वो पुट करूंगा इस वाले इक्वेशन में x की जगह, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, जहां से मुझे वैल्यू मिल जाती है y की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 0 रहा है। अब यहाँ पे हमने ना y को 1 ले लिया है आर्बिट्री स्केलर के तौर पे, ताकि हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर सके, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, और उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे लेमड़ा 1 जो वैल्यू थी इज इक्वल टू 3, उसके लिए यहाँ पे आपको वेक्टर मिल जाता है 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्बिट्री स्केलर लगाया। अगर आप आर्बिट्री स्केलर नहीं लगाते अपने ओरिजिनल एग्जाम में, तो आपको जो उसकी एज इट इज वैल्यू आती है वो भी आप लिख सकते हैं, विच इज y इज इक्वल टू 0, राइट। और उसके लिए फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी 0 आएगी। तो उस केस में हमारा जो वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं, तो आप सीधा 0 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -4 के लिए। तो लेमड़ा 2 इज इक्वल टू -4 के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमारी दूसरी वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं आइगन वैल्यू के लिए a माइनस लेमड़ा आई। तो यहाँ पे हम जो है वो -4 की वैल्यू को पुट करेंगे a माइनस लेमड़ा आई के अंदर, यानी कि ये हो जाएगा a माइनस -4i। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सभी वैल्यूज के लिए और आपको ये मिलेगा फाइनली आपका मैट्रिक्स। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है xy के साथ और इज इक्वल टू 0 0। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो है वो x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलती है -1, ठीक है, बाय सॉल्विंग। और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू को, राइट। तो कहाँ गया y, या सॉरी y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो उसने आर्बिट्री स्केलर का यहाँ पे फिर से यूज किया है, राइट। तो वो तो डेफिनेटली सी बात है कि भाई y इज इक्वल टू जो है वो वैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो वही जो आपका आंसर आता है उसको यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो दूसरा आइगन वेक्टर होता है वो मिल जाता है -1 और 3, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो दोनों आइगन वेक्टर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आपको इक्वेशन तो सॉल्व करने आती है कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके लिए आपको जो x और y की वैल्यूज मिलती है वही हो जाएंगे आपके आइगन वेक्टर्स, राइट। तो एज सिंपल एज दैट, इस तरीके से आप आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने y इज इक्वल टू 3 वो एक आर्बिट्री वैल्यू ले रखी है, रैंडम वैल्यू ले रखी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कैलकुलेट ही कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास x इज इक्वल -2/6y आ रहा है, यानी कि -1/3y आ रहा है। इसको आप उठा के क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना x की जगह पे, ठीक है। और फिर उसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको y की जो वैल्यू मिल रही है वो आपकी y की वैल्यू फाइनल हो जाएगी, और उसके ऊपर से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो भी आपकी वैल्यू फाइनल हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आपको दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप अपने आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, a माइनस लेमड़ा आई का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है, उससे आपको लेमड़ा की वैल्यू फाइंड कर देनी है। फिर यहाँ पे क्या करना है, a माइनस लेमड़ा आई इंटू वी बार, यानी कि आपका जो वेक्टर है वो, तो फिर उसको आप वी बार को प्रिंसिपल बनाओगे और उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा आपके वी बार का, राइट। तो इस तरीके से काम करता है।
एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो ये हमने देख लिया आइगन वेक्टर वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है देखते हैं, चलिए। इफ फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी, हमारे पास तो एलिमेंट्स है ए एंड बी, हमें दे रखा है पी ऑफ ए इज इक्वल 1/3 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल 1/5 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल 1/2। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। वो हो जाएगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो हमें पता है कि पी ऑफ ए गिवन बी का जो फॉर्मूला वो होता है वो क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। आपके पास पी ऑफ बी तो ऑलरेडी पड़ा है विच इज 1/5। उसके अलावा क्या आपको डिटेल्स दे रखी है, पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, आपको पी ऑफ ए यूनियन बी की दे रखी है, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं प्रिंसिपल बनाता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है एग्जैक्टली 1/30। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई कितनी, 1/30, और उस वैल्यू को उठा के मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में रखना है, फाइनल इक्वेशन में, एंड इसके साथ मुझे आंसर मिल जाता है 1/6। सो अवर फाइनल आंसर इज पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/6। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज वेक्टर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं भाई, तो वेक्टर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये चीज भी आपने 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ी थी, राइट। चैप्टर नंबर 3 वाज ऑल अबाउट द काइनेमेटिक्स, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, राइट। वो बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना बहुत सारे आपने फिजिक्स में, डायरेक्शन ऊपर जा रही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, राइट। तो वही ये सिमिलर कॉन्सेप्ट वेक्टर हमने वहां पे पढ़ा था। तो उस वक्त बहुत हार्ड लेवल का पढ़ा था, अब इजी लेवल का पढ़ना है, राइट। सो व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन देखो, अ वेक्टर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एंड उसकी कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे हो सकती है, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और ये मेरा वेक्टर है। तो रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन सकता है, 60 डिग्री का एंगल बन सकता है, इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो डिफरेंट एंगल्स आर पॉसिबल, राइट। तो उसकी डायरेक्शन होती है, हर एक वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर कोई पूछे कि स्केलर वैल्यू और वेक्टर वैल्यू के बीच में किस चीज का डिफरेंस है, तो डिफरेंस मेन डायरेक्शन का है। जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और जो स्केलर वैल्यू है उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही होती है, उसकी सिर्फ एक लेंथ ही होती है। सो वेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड टू प्रेजेंट क्वांटिटी सच एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हैं गुजराती में, स्थानांतर, राइट, स्थानांतर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये आपको मेरे ख्याल से आपके फिजिक्स के सर ने समझाया होगा कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई कोई बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो जितना डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर वो कवर करेगा वहां तक जाने में, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट में अब डायरेक्शन मैटर करती है, बिकॉज अगर मैंने स्ट्रेट लाइन तो रखी पर डायरेक्शन दूसरी रखी तो वहां पे मैं गलत जगह पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में ये चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट। फिर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी में भी हमें बताया कि भाई स्पीड नहीं है, ये स्पीड में तो सिर्फ डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करना पड़ता है। फिर आपका फोर्स हो गया, फिर जिसमें साइज और डायरेक्शन यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है इन सभी क्वांटिटीज के अंदर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो वेक्टर्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड विथ एन एरो अबव द सिंबल, यानी कि आप इसको वी बार या तो फिर ऐसे बोल्ड में भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में हो सकते हैं, और अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में होंगे तो इसके 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई, इस तरीके से वी एक्स और वी वाई। और 3D के अंदर हमारे पास जेड एक्सेस भी होंगी, इसलिए इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वी एक्स वी वाई वी जेड के फॉर्मेट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हैं, 2D वेक्टर अगर हमारे पास है कोई वी बार इज इक्वल टू 3 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है ना, इस तरीके से, राइट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, ये जैसे 3 और 4 है, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, तो क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5। इसी तरीके से इनका फाइंड करना तो क्या करेंगे √x² + y² + z², लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 3 4 ऐसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 3D में होगा तो आप इसको तीनों जो इसके कंपोनेंट होते हैं उसको ऐसे दिखा सकते हैं, राइट। तो समझ में आ गया होगा, आई विश, मतलब आई होप। चलिए नेक्स्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो इनर प्रोडक्ट यानी कि उसका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो 2 वेक्टर्स को लेता है और एक स्केलर वैल्यू आपको रिटर्न करता है, यानी कि एक सिंगल नंबर ही आपको मिलेगा जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट होगा तब।
ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच टू वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों करते हैं? तो स्केलर प्रोडक्ट से हमें पता लगता है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है या तो फिर कितने एक दूसरे से वो एंगल वाइज दूर है, वो हमें पता चलता है थ्रू द इनर प्रोडक्ट। कैसे पता चलता है अभी बताता हूं। देखो पहले ये समझ लो कि कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए बार और दूसरा है बी बार, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे और बी बार हो जाएगा ऐसे। अब ए बार डॉट बी बार कैसे होगा? तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस, यहाँ पे देखो दिख रहा है A1 B1 प्लस A2 B2, यानी कि इसका पहला कंपोनेंट इनटू इसका पहला कंपोनेंट प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट इसका दूसरा कंपोनेंट, यानी कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस के कंपोनेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस करके नेक्स्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और आप इसको जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में भी दिखा सकते हैं। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ये इसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ है और थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस तरीके से भी आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर मेरा ए इज इक्वल टू 2 3 और दूसरा है बी इज इक्वल टू 4 5। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करूंगा? तो पहले ये वाला 2 और ये वाला 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 3 इंटू 5, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? 23। अब ये 23 जो है ये मुझे कैसी वैल्यू मिली? पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो ये क्या है? देखो अब यहाँ पे वो जो मैं बोल रहा था डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए इफ द डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, जो कि हमारे केस में है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स जो है उनके बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि वो दोनों सिमिलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री का है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, बिकॉज लेस देन 90 ये वाला भी और ये वाला भी तो एक डायरेक्शन में आए, सो इंडिकेटिंग दे आर पॉइंटिंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। वैसे ही इफ द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, अगर जीरो आता है तो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे अगर हमारा जो वेक्टर का प्रोडक्ट है वो जीरो आया। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो परपेंडिकुलर अगर होंगे तो cos 90 होगा बिकॉज थीटा इज इक्वल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो हो जाएगा जब वो परपेंडिकुलर होंगे तब। इफ द डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके, यानी कि एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इंडिकेटिंग दे पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि एक वेक्टर ऐसे होगा एक वेक्टर ऐसे होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब दोनों जो होंगे उनका एंगल लेस देन 90 होगा, तो वो एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर जीरो आता है तो दोनों परपेंडिकुलर है, अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, अगर नेगेटिव आता है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो मोर देन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या मिली हमें? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। इनर प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर वैल्यू जो होती है हमें हेल्प करती है टू नो द सिमिलरिटी इन डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेटेड यूजिंग कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। कंपोनेंट वाइज ही होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट? ये कंपोनेंट इनटू ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट इनटू ये कंपोनेंट, तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा एंड उसके बाद उसका समेशन भी होता है साथ साथ में, और यूजिंग द मैग्नीट्यूड्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी कि आप कोसाइन वाला भी कर सकते हो। ए बार डॉट बी बार मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड लेना है ए बी कॉस थीटा, राइट? इस तरीके से भी आप जो है वो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट? ये रहा बिटवीन द टू वेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमने एग्जांपल देख लिया है। नेक्स्ट हमारा फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर व्हेन वेक्टर इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हैं भाई? बड़ा सिंपल है, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, यानी कि दो वेक्टर को आप बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। और अब वो कब होगा? जब वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज cos 90 is equal to 0. So two vectors are considered to be orthogonal if their dot product is 0. This means they are perpendicular to each other in space. इतना सिंपल है नहीं? a is equal to 1 0, b is equal to 0 1, उनका हमने क्या किया? प्रोडक्ट किया, हमें क्या आंसर मिलता है भाई? 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? a and b are orthogonal to each other। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है? So a vector v bar is a linear combination of other vectors a1 bar, a2 bar and so on if it can be expressed as this format। यानी कि भाई आप इसको ऐसे अगर लिख पाओ तो, यानी कि a1 बार के साथ एक कोएफिशिएंट है ये हमारा c1, तो c1 a1 बार प्लस c2 a2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस cn a1 बार के फॉर्मेट में अगर आप लिख सको तो आप बोलेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर है v बार ये लीनियर कॉम्बिनेशन है
दूसरे वेक्टर्स का, ठीक है, जहां पे C1 C2 ये सारे हमारे स्केलर कोएफिशिएंट्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये 3 5 है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा 1 1 एंड 2 2 3 का, बिकॉज यहाँ पे आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एडिंग दिस टू टुगेदर विद कोएफिशिएंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो ये हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं है, वेक्टर वी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। अगर A1 मतलब जो वेक्टर्स हैं जैसे कि A1 A2 A बार एंड सो ऑन, अगर वो इस तरीके से एक्सप्रेस हो सके तो, राइट, C1 A बार प्लस C2 A बार, आपको इतना खास लिख देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन ये डेफिनेशन अगर आपको याद है तो ये आपको हेल्प कर सकता है कहीं पर भी, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का, और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। उस वेक्टर को हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है PR का यहाँ पे खत्म होता है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड दिस वीडियो वाज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट पॉसिबल कि मैं आपको समझा सकूं, और ये जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। यू कैन एक्सेस दिस मटेरियल एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन दिस वीडियो इफ यू हैव रियली फाउंड इट हेल्पफुल। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।